How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 12th chapter of class 5th, which is about air and water. Okay, the two precious resources for the survival of livings on the earth. Take so let's start our chapter. The first topic is air and atmosphere. Air और atmosphere के बारे में discuss करेंगे. So our earth is surrounded by a layer of air. It covers the earth like a thick blanket. This blanket of air around the earth is called the atmosphere. This layer of air is held in place due to Earth's gravity. We would not be able to live on the earth without atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiations of the sun by absorbing them. It traps some of the heat of the sun while reflecting most at it. So हमारा अर्थ के अराउंड क्या है, एक लेयर है, एक थिक ब्लैंकेट है एयर का जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में कवर्ड है, और इसी थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है जो हमारे अर्थ को कवर करता है. अब ये जो एयर की लेयर है ये किस तरीके से हमारे अर्थ के सरफेस से बाउंडेड है, बिकॉज ऑफ द व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये एयर की जो लेयर है वो होल्डेड है. अगर क्या एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ पे हमारा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता. ठीक है, ये क्या करता है, सन से निकलने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उससे हमारा एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है, और सन की जो हीट होती है उसको भी बहुत हद तक ट्रैप करता है और काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, सो दैट अंदर ट्रैप ना. नाउ व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी है, सो दे आर बेसिकली 5 लेयर. हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से कंपोज्ड है. नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लोनोस्फेयर विच इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फेयर, देन इट इज़ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर. सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर पे. ट्रोपोस्फेयर क्या है, अर्थ सरफेस की सबसे पहली लेयर है. ये कितनी हाइट तक, 15 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर की हाइट तक ये एक्सटेंडेड है. एंड अबाउट 80% ऑफ ऑल द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन द ट्रोपोस्फेयर. पूरे एटमॉस्फेयर की 80% जो एयर है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही प्रेजेंट होती है. वाटर वेपर भी इसी लेयर में प्रेजेंट है, और जितने भी वेदर चेंजेस आते हैं वो इसी लेयर में आते हैं. Next we come to stratosphere. Now next layer is what? Stratosphere. It is the second layer above the earth surface. अब earth surface के ऊपर जो second layer है that is stratosphere. जो ओजोन गैस है वो इसी लेयर में प्रेजेंट है, और यही ओजोन लेयर का काम है हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम इसी ओजोन लेयर का होता है, विच इज प्रेजेंट इन द सेकेंड लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, चलो, मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर देम. ठीक है, क्या जितने भी आपके ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज लोनोस्फेयर और मेसोस्फेयर. ये आपकी थर्ड लेयर है अबव द अर्थ सरफेस. ओके, इट प्रिवेंट्स स्मॉल रॉक्स कॉल्ड मीटेरॉइड्स कमिंग फ्रॉम स्पेस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय बर्निंग देम. ये क्या करता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो स्पेस से हमारे अर्थ सरफेस में एंटर कर सकती थी, लेकिन उनको ये क्या करता है, आप उस लेयर के अंदर जब भी आते हैं, स्पेस से आते हैं, लेकिन जब हमारी इस मेसोस्फेयर लेयर में आते हैं तो ये मेसोस्फेयर उन बॉडीज़ को, उन मीटेरॉइड्स उनको बोला जाता है, उनको बर्न कर देता है, सो दैट दे डू नॉट गेट एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर. ओके, ये जो रॉक्स होते हैं, दीज रॉक्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इफ दे फॉल ऑन इट. अगर ये हमारे अर्थ के अंदर आ जाते, यहाँ पे फॉल करते तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन दे में कॉज, बट ये आ नहीं पाते हैं बिकॉज मेटेरॉइड्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं व्हेन दे एंटर इनटू द थर्ड लेयर विच इज मेसोस्फेयर. ठीक है, इट हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स विच हेल्प रेडियो टू वर्क. इनमें क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से जो रेडियो सिग्नल्स है वो भी आते हैं और दे वर्क. नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर. ये आपकी फोर्थ लेयर है अबव द अर्थ सरफेस. स्पेस शटल जो ऑर्बिट है वो थर्मोस्फेयर में ही होते हैं. नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. ये आउटर मोस्ट, इसका फिर आप बोल सकते हो फिफ्थ लेयर है अबव द अर्थ सरफेस. इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर ऑफ एयर. इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एयर होती है. ये हेल्प करती है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में थ्रू रेडियो, मोबाइल फोन्स एंड ऑल. वो इसी एटमॉस्फेयर लेयर की वजह से पॉसिबल होते हैं. Now components of air. So we already know air surrounding us is a mixture of gases. So ये तो हम बेसिकली बहुत पहले से बढ़ते आ रहे हैं कि जो ये एयर हमारे सराउंडिंग में है ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ना, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर गैसेस. सो अगर बात करी जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%
क्या कवर करता है, कंप्राइज करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस है बाकी सभी गैसेस में, जो हमारी एयर के अंदर बाकी जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन गैस। एनिमल्स एंड मेन बोथ यूज इट फॉर रेस्पिरेशन, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या आपके एनिमल्स हैं ये दोनों ही इसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लस ये बर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू बर्न द एब्जॉर्ब फूड इनसाइड द बॉडी टू गेट एनर्जी। और यही ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी फूड एब्जॉर्ब करती है, उसको बर्न करके एनर्जी का फॉर्मेशन इसी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। See, they have shown you this is the what composition of air. ये पूरा 100% है, जिसमें से मेजर जो होता है दैट 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, एंड द रिमेनिंग 1% इज द अदर गैसेज, वाटर, वेपर एंड ऑल। ठीक है, चलो सो सेकेंड अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, अबाउट नियरली 78% जो है नाइट्रोजन है। इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यूटिलाइज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एज दे कांट टेक इन नाइट्रोजन डायरेक्टली, दे गेट इट फ्रॉम द फूड दे ईट। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंटली हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स या फिर एनिमल्स दोनों ही, इन हम दोनों में से कोई भी क्या नहीं कर सकता, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है फॉर द कंजम्पशन प्रोसेस। एक्चुअल में क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, सो दैट प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें, है ना। और फिर वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में जाके स्टोर हो जाता है, फिर उन्हीं प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, जिससे उस नाइट्रोजन का ट्रांसफ़र हमारे अंदर या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्टली हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, अराउंड 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है फॉर द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपेयर करते हैं, एंड वाटर ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. So carbon dioxide is also important to maintain the earth's temperature. अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आते हैं अदर गैसेस पे। ठीक है, अदर गैसेस के अंदर यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काफ़ी सारी ऐसी गैसेस हैं जो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे एयर में प्रेजेंट है, लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। आर्गन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स को फिल करने के लिए, नियॉन यूज़ होता है ग्लो साइन में, हीलियम आपकी गैस बलून्स में फिल करी जाती है, और इन गैसेस के साथ साथ डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर भी है जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है। Next is water vapor. Air also contains water vapor, right? Most of the water vapor present in the atmosphere is formed as a result of evaporation. ज़्यादातर जो water vapor हमारे atmosphere के अंदर present है वो evaporation process के through generate होता है। Next is smoke and dust particles. Smoke comes out from the factories and vehicles. Smoke कहाँ से आता है, अब ये factories से, vehicle से smoke produce होता है, और ये smoke air के साथ mix हो जाता है। छोटे छोटे से particles होते हैं डस्ट के जो आपके ब्लो होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से डस्ट भी हमारे एयर में प्रेजेंट होती है। Now, what are the properties of air? We already know that air cannot be seen. It is also colorless, tasteless and odorless. ठीक है, सो हमें अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है एयर की। ठीक है, what are the features of air? तो हमें ये बहुत पहले से पता है कि एयर कैन नॉट बी सी, एयर को हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, लेकिन साथ में कुछ और भी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ओडोरलेस होती है, वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंट ओनली व्हेन इट मूव्स, और इसके प्रेजेंस में हमें सिर्फ तभी फील होगी जब ये मूव करती है। अब उसके साथ वी हैव टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सो नंबर वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व व्हेन वी ब्लो एयर इन अ बलून। इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप एक बलून के अंदर एयर को ब्लो करते हो तो उसका साइज एनलार्ज होने लगता है ना, इट गेट्स बिगर एंड बिगर। वाई? बिकॉज द एयर यू फिल स्टार्ट्स ऑक्यूपाइंग स्पेस इनसाइड द बलून एंड इट गोज इन साइज, क्योंकि जो एयर हम उस बलून के अंदर ब्लो कर रहे हैं वो उस बलून के अंदर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रही है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होता है। सो एयर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इन द बलून, एंड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एयर इनटू एन एक्सपेंडेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम एयर को फिलअप करते हैं किसी भी एक्सपेंडेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैट्रेस, फुटबॉल वगैरह के अंदर भी एयर को फिलअप किया
जाता है। नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट। एयर का क्या होता है, वेट भी होता है। एयर क्या है, मैटर का बना हुआ है, देयरफॉर क्या होगा, उसका वेट भी होगा। इसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वेट्स ऑफ अ डिफ्लेटेड ऑब्जेक्ट विद एन इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट। इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी मोर, दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक गिवन है कि आपने एक यहाँ पे स्टिक लिया है, दो स्टिक के एक तरफ आपने क्या करा है, एक जो खाली बलून होता है उसको यहाँ पे टाई अप किया, दूसरी जगह इन्फ्लेटेड बलून को टाई अप किया गया है। ना होल्ड इट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आप जब होल्ड करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो आपका इन्फ्लेटेड वाला बलून है उधर की तरफ जो आपकी स्टिक है थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। ओके, वाई, बिकॉज वो आपका हेवियर पोर्शन है, उसके अंदर एयर फिल्ड अप है, एयर का क्या होता है, वेट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टिक है वो उधर की तरफ का जो इन्फ्लेटेड बलून है उसके टूवर्ड्स टिल्ट हो जाएगी। एंड दिस शो दैट एयर हैज़ weight also. Next property of air is what, कि air exerts pressure. air क्या है, pressure exert करता है। कैसे, we know anything that has weight exerts pressure, air also has weight and exerts pressure, air exerts pressure in all direction. See, जो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका weight होगा, it will also exert pressure, and because air also has weight, so that means it will also exert pressure, and it exerts pressure in all the possible direction. जितनी भी directions होती हैं उधर सभी तरफ आपका air क्या है, pressure exert करता है। The pressure exerted by air is necessary for many activities. ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है वो यूज़फुल है, जैसे कि टेकिंग इन अ लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। हम क्या कोई भी लिक्विड को क्या जब इनटेक करते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है एयर की। फिलिंग इंक इन अ फाउंटेन पेन, फिलिंग इन अ सिरिंज, ये सब क्या है, इन एक्टिविटीज़ के लिए कहीं ना कहीं यही प्रॉपर्टी एयर की यूज अप होती है। नेक्स्ट इज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर क्या है, एज वी ऑल नो एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस एयर के अंदर प्रेजेंट होती है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, सी for this they have given a simple activity to us. Take two candles and light them, cover one of the candle with an empty glass. After a few seconds you will see that the candle has go off. This happens because covering the candle with a tumbler cuts off the air supply. Since the other candle gets a continuous supply of air, it keeps burning. This shows that air is needed for burning. यहाँ पे आपने क्या किया, दो कैंडल्स थी, दोनों को आपने लाइट अप किया और कुछ फिर आपने किसी एक कैंडल के ऊपर एक ग्लास जार इस तरीके से इन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ मिनट्स के बाद जो जिस कैंडल के ऊपर ग्लास जार रखा गया है उसके अंदर जो कैंडल है इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड। वाई, बिकॉज उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस जो कब तक प्रेजेंट थी वो उसने यूज़ अप कर दी है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर आपकी लाइट अप थी। लेकिन जब उसको क्या, उसकी जो सप्लाई है एयर की वो कट कर दी गई, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है और वो जो आपकी कैंडल है इट विल व्हाट, इट विल गो ऑफ। ठीक है, वहीं जो दूसरी कैंडल है जो आपकी कवर्ड नहीं है वो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइट अप रहेगी बिकॉज उसको एक कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एयर मिल रही है। एंड दिस प्रूव्स दैट एयर और वी कैन से ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग। नेक्स्ट, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। एयर आपको ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए भी चाहिए। जितने भी ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इन सभी को एयर चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए, बिकॉज एयर हमको क्या रखते हैं, इट कीप्स अस अलाइव। प्रेस योर नोज एंड क्लोज योर माउथ। आपको अपनी नोज प्रेस करनी है और अपने माउथ को क्लोज करना है। वेट फॉर सम टाइम, व्हाट डू यू फील, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीद आउट एयर। तो जब आप अपनी इसको नोज को भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे, अपने माउथ को भी क्लोज रखेंगे, फिर आपको कुछ टाइम तक इस तरीके से बैठे रहना है। कुछ टाइम बाद आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा बिकॉज क्या नहीं कर पा रहे हो, आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि एयर का पैसेज ही कहीं से भी आपके अंदर एंटर नहीं कर रहा है एंड दिस इज वेयर यू विल फील अनकंफर्टेबल। Now we come to the topic water. We have done with the air. Now we will start with water. Like air, water is also essential for life. ठीक है, जैसे एयर इम्पॉर्टेंट है वैसे पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। अबाउट 70% जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। ये आपको अर्थ में डिफरेंट सोर्सेज में मिलता है पानी, लाइक सीज, ओशन, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड में भी पानी जो है वाटर इट इज़ प्रेजेंट एंड इन द एयर ऑल्सो। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वी नीड वाटर फॉर डिजीज कॉजिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हमें क्या जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, है ना। इन सभी के लिए हमको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। Now, what are the impurities in water? As the water flows, it carries with mud and dust particles along with disease-causing germs. जैसे जैसे आपका जो वाटर है वो क्या करता है, फ्लो करता है, वो अपने साथ कुछ मड, कुछ सैंड पार्टिकल्स, ठीक है,
और कुछ डिजीज कॉजिंग जर्म्स को अपने साथ कैरी करता है। इसकी वजह से वाटर आपका इम्प्योर हो जाता है एंड वी कैन गेट रिड ऑफ दिस इम्प्योरिटीज बाय एम्प्लॉइंग सिंपल टेक्निक्स एंड ऑब्टेन क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। अब हम इन सभी इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स को यूज़ करके, और क्लीन वाटर फिर हमें मिल जाता है फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। सो नेचर बेसिस पे इम्प्योरिटीज़ आपकी दो टाइप्स की होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। नंबर वन इज सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ एंड द अदर इज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। Soluble impurities क्या है? Impurities like salt and some minerals that can dissolve in water are called soluble impurities. कुछ ऐसी impurities like salt या कुछ minerals जो water में easily dissolve हो जाते हैं, they cannot be seen with our naked eyes. Such impurities are called soluble impurities. Okay, they cannot be seen. Second है insoluble impurities. अब कुछ इम्प्योरिटीज़ है लाइक मड, ट्विग्स, स्टोन, ये आपकी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, इसलिए हम इनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं एंड दे कैन बी ईजिली सीन विद आवर नेकेड आइज। Next we come to purification of water. We use different purification techniques to purify water depending on the nature of the impurities. अब हम पानी को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। वो डिपेंड करेगा किस तरीके की इम्प्योरिटी पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। जैसे कि सेपरेटिंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, अगर हमें सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हमको ईजिली सीन नहीं होती, दिखती नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या मेथड्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड इन द फॉलोइंग वेज। हमें हमेशा क्लीन एंड प्योर वाटर ही पीना चाहिए, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स दे हैव गिवन टू अस। नंबर वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, द प्रोसेस दैट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जब हम वाटर को हीट करते हैं, हीट करने पे जो वाटर है वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर, ठीक है, और वाटर वेपर में चेंज होने से क्या होता है, आपका ये सिंपल से, जब सारा पानी है, मान लो आपके पास पानी है जिसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व है, हम क्या करेंगे, हम उस पानी को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो सारा पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होगा और वो इट विल इवेपोरेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, एंड द रिमेनिंग सॉल्ट विल बी देयर इन द वेसल ओनली। वो आपका वेसल के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल मेथड है क्या करने का, सॉल्ट जैसी इम्प्योरिटी को पानी के अंदर से रिमूव करने का। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, ये एक दूसरा प्रोसेस है वाटर प्योरिफिकेशन का। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल अपैरेटस यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि राउंड फ्लास्क, वाटर कंडेंसर एंड अ रिसीविंग फ्लास्क। So distillation basically क्या किया जाता है, contaminated water is heated until it starts boiling, and this boiling water slowly changes into steam, leaving behind the impurities in the flask. डिस्टिलेशन मेथड में जो भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर है उसको हीट किया जाता है, तब तक हीट किया जाता है जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। जब वो बॉइलिंग वाटर धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्टीम में चेंज होगा। स्टीम में चेंज होने के बाद वो क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसी फ्लास्क के अंदर क्या, इट विल लीव। The steam then passes through the कंडेंसर, फिर उस स्टीम को हम क्या करेंगे, कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे एंड गेट्स कूल, और फिर इसको ठंडा करा जाएगा, देयर बाय टर्निंग बैक इनटू लिक्विड वाटर। और उससे वो क्या हो जाएगा, दोबारा से जब कप से कंडेंसर के थ्रू पास करोगे तो कंडेंसर क्या कर देता है, स्टीम को दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सारा पानी आपको दोबारा लिक्विड वाटर में, जो स्टीम है इट विल टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर, एंड दिस क्लीन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। जो क्लीन वाटर होता है इसको हम क्या, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। चलो, so we have completed the chapter over here. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.